कहानी की शुरुआत फिलीपींस से होती है, जहां हम एक आइसक्रीम वैन को तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद वह वैन एक स्कूल के सामने जाकर रुक जाती है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए वहां मौजूद सभी बच्चे खुशी खुशी आइसक्रीम खरीदने के लिए वैन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उसी वक्त फिलीपींस का एम्बेसडर भी अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल पहुंचा होता है। तभी उसका बेटा भी आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मजबूर होकर एम्बेसडर उसे लेकर वैन के पास पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ एक भयानक धमाका हो जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग और धुएं से भर जाता है और सैकड़ों मासूम बच्चे उसी धमाके में अपनी जान गंवा देते हैं। ये कोई हादसा नहीं था। इस खौफनाक बम धमाके के पीछे अब्बू शबाल नाम का एक बेहद खतरनाक रूसी आतंकवादी था, जो रूस में बैठकर ऐसे बड़े बड़े आतंकी ऑपरेशन चलाता था। इसके बाद सीन बदलता है, जहां हम एक रेस्टोरेंट में दो मरीन सोल्जर्स रोरक और कैप्टन डेव को बैठे हुए देखते हैं। दरअसल रोरक बहुत जल्द पिता बनने वाला था। इसी खुशी में उसने फैसला किया था कि मिशन पर लौटने से पहले वह अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया बीच पर कुछ अच्छा वक्त बिताएगा। वह डेव से भी कहता है कि तुम भी अपनी फैमिली को लेकर वहीं आ जाना, क्योंकि कुछ दिनों बाद हम दोनों को फिर से ड्यूटी पर लौटना है। डेव भी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम दोनों परिवारों को बीच पर खुशियां मनाते हुए देखते हैं। वहीं रोरक और डेव समुद्र की लहरों में सर्फिंग करने निकल जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि दोनों की दोस्ती सिर्फ फौज तक सीमित नहीं थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी रहे थे। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। इसके बाद कहानी कोस्टारिका पहुँचती है। यहाँ हमारी मुलाकात क्रिस्टो नाम के एक आदमी से होती है, जो देखने में बच्चों का बहुत बड़ा समाज सेवी लगता है। उसने एक अनाथालय खोल रखा था और वहाँ रहने वाले हर बच्चे का बेहद ख्याल रखता दिखाई देता था। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। क्रिस्टो कोई समाज सेवी नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक ड्रग माफिया था। उसने यह अनाथालय सिर्फ इसलिए खोल रखा था ताकि दुनिया की नजरों में उसकी साफ सुथरी छवि बनी रहे और किसी को उस पर शक न हो। इसी अनाथालय में हमें लिसा नाम की एक नर्स भी दिखाई देती है, जो बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन यहाँ भी मामला वैसा नहीं था जैसा दिखाई दे रहा था। दरअसल लिसा कोई साधारण नर्स नहीं, बल्कि CIA की एक अंडरकवर एजेंट थी, जिसे क्रिस्टो पर नजर रखने के लिए यहाँ भेजा गया था। हालांकि क्रिस्टो को इस बात का पता नहीं था। उसे यही लगता था कि लिसा सिर्फ एक नर्स है। रात होते ही लिसा से मिलने एक CIA एजेंट आता है। दोनों आपस में केस को लेकर बात करने लगते हैं। लिसा कहती है कि क्रिस्टो ऊपर से भले ही समाज सेवा का नाटक कर रहा हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसका और शबाल का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। मुझे तो यह भी लगता है कि हाल ही में जो बम धमाका हुआ था, उसके पीछे भी इन्हीं दोनों का हाथ है। इतना ही नहीं, यही लोग मिलकर पूरे ड्रग माफिया नेटवर्क को चला रहे हैं और बहुत जल्द किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि क्रिस्टो का एक आदमी उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह छिपकर दोनों की तस्वीरें खींच लेता है। अगली सुबह लिसा और उसका साथी फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। लिसा का साथी जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसी पल बाहर खड़ा हमलावर उसके सिर में गोली मार देता है। वह वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद कई हथियारबंद लोग अंदर घुस आते हैं। वे लिसा को पकड़ लेते हैं और बेरहमी से पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। फिर उसे एक कालीन में लपेट कर अपने साथ उठा ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसा को घने जंगलों के बीच बने एक सीक्रेट कैंप में कैद करके रखा गया है। उसे इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया गया था कि उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। तभी क्रिस्टो वीडियो कॉल पर उसके सामने आता है और धमकी भरे लहजे में कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कोई नर्स नहीं हो, और यह भी पता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। इसलिए जितना पता है चुपचाप बता दो, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम जीते जी नर्क देख लोगी। लेकिन लिसा एक प्रशिक्षित CIA एजेंट थी। वह इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं थी। उल्टा वह क्रिस्टो को ही चुनौती देने लगती है। यह देखकर क्रिस्टो अपने आदमियों को आदेश देता है कि इसे इतना टॉर्चर करो कि यह खुद सारी सच्चाई उगल दे। दूसरी तरफ CIA एजेंट के किडनैप होने की खबर सीधे नेवी सील्स के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। यह खबर मिलते ही कर्नल तुरंत सभी टॉप मरीन सोल्जर्स की छुट्टियां रद्द कर देते हैं और उन्हें वापस बुला लिया जाता है। कर्नल सभी सोल्जर्स को ब्रीफिंग रूम में मिशन की जानकारी देते हुए कहता है कि 3 दिन पहले हमारी एक CIA एजेंट लिसा का अपहरण कर लिया गया था, जबकि उसका एक साथी एजेंट मारा जा चुका है। हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन के पीछे क्रिस्टो का हाथ है। ये आदमी दुनिया भर में हथियारों की तस्करी और ड्रग्स का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है। हाल ही में हमें यह भी पता चला है कि अब इसका हाथ रूसी आतंकी अब्बू शबाल से भी मिल चुका है। हमें पूरा शक है कि ये दोनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और शायद मिस लिसा को इनके प्लान के बारे में कुछ अहम जानकारी मिल गई थी, इसलिए उसे अगवा कर लिया गया। इसके बाद कर्नल कहता है कि हमारे सोर्स के मुताबिक लिसा को घने जंगलों के बीच बने एक सीक्रेट कैंप में कैद करके रखा गया है। अब उसे जिंदा वापस लाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। यह सुनते ही पूरी टीम मिशन की प्लानिंग करती है और बिना वक्त गंवाए लिसा को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर बाद सभी सोल्जर्स दुश्मन की लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। फिर घने जंगलों के ऊपर से वे स्काई डाइविंग करते हुए नीचे उतरते हैं। लैंडिंग के बाद पूरी टीम बेहद सावधानी से जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें खतरे का एहसास होने लगता है। इसीलिए वे तुरंत अपने बेस से संपर्क करते हैं। बेस से जवाब आता है, तुम लोग टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हो। सुबह तक बैकअप टीम भी वहां पहुंच जाएगी, इसीलिए फिलहाल अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो। अगली सुबह हम देखते हैं कि 2 बड़े हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर बैकअप टीम को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। सभी सोल्जर्स को स्पीड बोट की मदद से नदी में उतारा जाता है। नीचे उतरते ही टीम का लीडर सबसे पहले अपनी मशीन गन सेट करता है, जबकि आसमान में एक ड्रोन उड़ा दिया जाता है ताकि पूरे इलाके पर ऊपर से नजर रखी जा सके। इसी बीच ब्लैक बेयर टीम रेडियो पर दूसरी टीम से संपर्क करती है और पूछती है, तुम लोग लोकेशन तक पहुंचने में कितना वक्त लोगे? दूसरी तरफ से जवाब आता है, कम से कम 20 मिनट और लगेंगे, तब तक अपनी पोजीशन होल्ड करके रखो। लेकिन तभी दूसरी तरफ क्रिस्टो के आदमी एक बार फिर लिसा को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और इस बार तो वे सारी हदें पार कर देते हैं। वे ड्रिल मशीन से उसके हाथों को आर पार कर देते हैं। दर्द से तड़पती लिसा की चीखें पूरे कैंप में गूंजने लगती हैं। लिसा की चीखें सुनते ही ब्लैक बेयर टीम समझ जाती है कि अगर अब भी इंतजार किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वे बैकअप टीम का इंतजार किए बिना ही मिशन शुरू करने का फैसला लेते हैं। उधर डेव और उसका स्नाइपर वहीं रुक जाते हैं ताकि वे दूर से पूरी टीम को कवर दे सकें, जबकि बाकी सभी कमांडोज चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। स्नाइपर अपनी स्कोप से दुश्मनों की हर एक पोजीशन पर नजर रखे हुए था। वहीं बाकी सोल्जर्स पानी के अंदर उतरकर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे दुश्मन के कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। ड्रोन की मदद से डेव को दुश्मनों की हर मूवमेंट दिखाई दे रही थी। वह लगातार स्नाइपर को गार्ड्स की सटीक लोकेशन बताता रहता है। इसके बाद स्नाइपर एक एक करके सभी गार्ड्स को बेहद सटीक निशाने से खत्म करना शुरू कर देता है। इन लोगों की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि बाहर तैनात किसी भी गार्ड को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उन पर हमला हो चुका है, क्योंकि जैसे ही किसी गार्ड को गोली लगती, नदी के अंदर पहले से छिपा हुआ एक कमांडो तुरंत उसका शरीर पकड़ लेता ताकि उसके पानी में गिरने की आवाज भी किसी तक न पहुंचे। इसी बीच बाकी टीम भी नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वे बड़ी खामोशी से कैंप की ग्रिल काटते हैं और अंदर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन तभी मिशन में एक छोटी सी गलती हो जाती है। स्नाइपर की गोली लगने के बाद एक गार्ड टावर के ऊपर ही गिर जाता है। उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर नीचे जमीन पर गिरती है। बस उसी छोटी सी आवाज से पूरे कैंप में मौजूद दुश्मन सतर्क हो जाते हैं और अगले ही पल पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। बाकी सभी सोल्जर्स बिना एक पल गंवाए बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेकर पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे अंदर की तरफ बढ़ते हैं, तभी अचानक दरवाजे के पीछे छिपा एक दुश्मन उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी एक गोली सीधे एक सोल्जर की आंख में जा लगती है। गोली इतनी खतरनाक थी कि उसकी आंख वहीं निकल जाती है। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी कमांडोज का खून खौल उठता है। वे बिना देर किए कमरे के अंदर घुसते हैं और कुछ ही सेकंड में उस दुश्मन को गोलियों से छलनी कर देते हैं। दूसरी तरफ डेव का स्नाइपर लगातार बाहर से कवर दे रहा था। बाहर जो भी दुश्मन उसकी नजर में आता, वह एक एक करके उसे सटीक निशाने से खत्म करता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम दुश्मनों का कैंप पूरी तरह साफ कर देती है। तभी टीम के चीफ को लिसा एक कमरे में बेहद गंभीर हालत में मिलती है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन चीफ बिना कोई जोखिम लिए सबसे पहले उसकी पहचान पक्की करता है। वह उससे उसके माता पिता का नाम पूछता है ताकि यह कंफर्म हो जाए कि यही असली लिसा है। लिसा सही जवाब दे देती है और तभी सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उसी वक्त जंगल की तरफ नजर रख रहे डेव को कुछ गाड़ियां तेजी से कैंप की तरफ आती दिखाई देती हैं। वह तुरंत रेडियो पर चीफ को अलर्ट करता है और कहता है कि दुश्मनों की रीइंफोर्समेंट पहुंच चुकी है, फौरन वहां से निकलो। चीफ बिना वक्त गंवाए लिसा को उठाता है और पूरी टीम तेजी से बाहर निकल जाती है। किस्मत से उन्हें बाहर एक गाड़ी मिल जाती है। वे तुरंत लिसा को उसमें बैठाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन निकलते वक्त क्रिस्टो के लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। अगले ही पल वे उन पर गोलियों की बारिश करते हुए पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर टीम को भी जंगल से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए चीफ तुरंत डेव को आदेश देता है कि सीधे सेकंड चेक पॉइंट पर पहुंचो। उधर डेव पहले ही वहां पहुंच चुका था। जैसे ही दुश्मनों की गाड़ियां उसकी रेंज में आती हैं, वह रॉकेट लॉन्चर से सीधा एक गाड़ी को उड़ा देता है। जोरदार धमाके के साथ दुश्मनों का काफिला बिखर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। सभी तेजी से गाड़ी में सवार होते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीछा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद दुश्मनों की 3 और गाड़ियां उनके पीछे लग जाती हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रहती है। यह देखकर चीफ रेडियो पर दूसरी टीम को आदेश देता है कि लास्ट चेक पॉइंट पर मशीन गन लेकर तैयार रहो। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आखिरी चेक पॉइंट तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही ड्राइवर गाड़ी को सीधे नदी में उतार देता है। उसी समय दूसरी टीम भी अपनी पोजीशन संभाल लेती है और मशीन गनों से दुश्मनों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियों की ऐसी बारिश होती है कि दुश्मनों में भगदड़ मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी टीम नदी में मौजूद अपने साथियों तक पहुंचती है। वे सभी कमांडोज और लिसा को जल्दी से बोट में बैठाते हैं और वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। इस तरह नेवी सील्स का यह रेस्क्यू मिशन पूरी तरह सफल हो जाता है और वे लिसा को जिंदा बचाकर वापस ले आते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम शबाल को देखते हैं जो क्रिस्टो से मिलने आया था। क्रिस्टो उससे कहता है, मैं कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड होने वाला हूँ। CIA मुझे हर जगह कुत्तों की तरह ढूंढ रही है, इसलिए अब कुछ समय तक पूरा काम तुम संभालो। यह सुनते ही शबाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह कहता है, तेरे नाक के नीचे से उन्होंने लिसा को छुड़ा लिया और अब तू यहाँ से भागने की बात कर रहा है। तुझे पता भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितना खून बहाया है। अगर तुझे भागना ही है तो भाग, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं
नहीं हूँ। इतना कहकर शबाल वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हम उसे सीधे यूक्रेन में बने अपने सीक्रेट अड्डे की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ वह अपने अगले और पहले से भी ज्यादा खतरनाक प्लान की तैयारी शुरू कर देता है। वहाँ वह एक ऐसी चीज तैयार कर रहा था जो पूरी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना एक बेहद खतरनाक सुसाइड बॉम्ब वेस्ट तैयार कर रहा था, लेकिन यह कोई साधारण बम नहीं था। इसे खास तरह के सिरेमिक बॉल बेयरिंग से बनाया गया था, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी मेटल डिटेक्टर इसे पकड़ नहीं सकता था। इतना ही नहीं, इसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि सिर्फ एक वेस्ट पूरे स्टेडियम को पल भर में तबाह कर सकता था। शबाल इसे अमेरिका के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में देख रहा था और उसे पूरा यकीन था कि यही उसकी सबसे बड़ी जीत साबित होगी। इसके बाद सीन सीधा CIA के बेस कैंप में शिफ्ट होता है। यहाँ सीनियर चीफ सभी अधिकारियों के साथ रॉर्क और डेव को ब्रीफिंग देते हुए कहता है कि हाल ही में हमें पक्की जानकारी मिली है कि शबाल और क्रिस्टो मिलकर अमेरिका पर एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। शबाल अमेरिका के अंदर घुसकर तबाही मचाना चाहता है, जबकि क्रिस्टो उसे अमेरिका तक पहुंचाने में हर तरह की मदद कर रहा है। इसके बाद चीफ आगे बताता है कि आज शबाल पश्चिमी मेक्सिको में हथियारों की एक बड़ी डील करने वाला है, इसलिए हमने पूरी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहली टीम मेक्सिको जाएगी और वहाँ शबाल की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। उनका काम सिर्फ यह पता लगाना होगा कि वह किसे हथियार दे रहा है, कितने लोग उसके साथ हैं और उसका अगला कदम क्या है। वहीं दूसरी टीम के साथ मैं खुद साउथ पैसिफिक जाऊंगा, जहां हमारा लक्ष्य क्रिस्टो को जिंदा पकड़ना होगा। इसके बाद वह रॉर्क और डेव की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों फिलहाल स्टैंड बाय पर रहोगे। अगर अमेरिका के आसपास कहीं भी कोई खतरा पैदा होता है तो सबसे पहले तुम ही लोगों को वहां पहुंचना होगा। आदेश मिलते ही पहली टीम तुरंत मेक्सिको के लिए रवाना हो जाती है। वे स्काई डाइविंग करते हुए समुद्र के बीच उतरते हैं और वहां से छोटी छोटी बोट्स के जरिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद समुद्र की गहराइयों से एक विशाल सबमरीन सतह पर उभरती है। पूरी टीम उसके अंदर चली जाती है और मिशन की आखिरी ब्रीफिंग शुरू होती है। कमांडर साफ शब्दों में कहता है, याद रखो, हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं है, सिर्फ शबाल की हर गतिविधि पर नजर रखनी है और हर जानकारी तुरंत बेस तक पहुंचानी है। कुछ घंटों बाद सबमरीन टीम को दुश्मन की लोकेशन के पास उतार देती है। सभी कमांडोज चुपचाप एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी पोजीशन लेते हैं और दूरबीन से पूरे इलाके पर नजर रखने लगते हैं। कुछ देर बाद शबाल वहां पहुंचता है, लेकिन तभी सोल्जर्स एक ऐसी चीज देखते हैं जिसने सभी को अंदर तक हिला दिया। शबाल अपने मिशन के लिए मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर रहा था। वे बच्चे नमाज पढ़ रहे थे और उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि उनका इस्तेमाल किस खतरनाक मकसद के लिए किया जाने वाला है। हथियारों की डील पूरी होते ही शबाल तुरंत वहां से साउथ की तरफ निकल जाता है। सोल्जर्स बिना देर किए उसकी हर जानकारी रेडियो के जरिए बेस तक पहुंचा देते हैं। उधर क्योंकि अमेरिका की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रॉर्क और डेव के पास थी, इसलिए दोनों तुरंत किसी भी संभावित हमले के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ साउथ पैसिफिक में हम क्रिस्टो को देखते हैं, जो अपने आलीशान प्राइवेट यॉट पर ऐश कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नेवी सील्स की टीम पहले ही उसकी घेराबंदी कर चुकी है। कुछ ही मिनटों में पूरी टीम यॉट को चारों तरफ से घेर लेती है। क्रिस्टो के गार्ड संभल भी नहीं पाते और एक एक करके ढेर हो जाते हैं। आखिरकार क्रिस्टो को जिंदा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद चीफ कमांडर उसका इंटरोगेशन शुरू करता है। वो क्रिस्टो से कहता है, सुना है तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ, जो कुछ जानते हो सब सच सच बता दो, वरना अपनी फैमिली को आखिरी बार ही देख चुके हो। जैसे ही फैमिली का नाम आता है, क्रिस्टो पूरी तरह टूट जाता है। वह डर के मारे सब कुछ उगल देता है। क्रिस्टो बताता है कि पिछले कई महीनों से शबाल एक नई टेक्नोलॉजी वाला बेहद खतरनाक बॉम्ब वेस्ट तैयार कर रहा है। उस वेस्ट में खास तरह के सिरेमिक बॉल बेयरिंग लगाए गए हैं, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ नहीं सकता। वह आगे बताता है कि उसका सिर्फ एक वेस्ट किसी भी बड़े स्टेडियम को तबाह करने के लिए काफी है। अगर शबाल अपने प्लान में कामयाब हो गया तो अमेरिका के किसी भी शहर में हजारों लोगों की जान एक ही पल में जा सकती है। इनफैक्ट यह मिशन शुरू भी हो चुका है और अब तक वे लोग अमेरिका की बॉर्डर में एंट्री भी कर चुके होंगे। यह सुनते ही चीफ पूछता है, उन्हें रोका कैसे जा सकता है? इस पर क्रिस्टो गंभीर आवाज में कहता है कि मैं चाह कर भी उन्हें नहीं रोक सकता। सबल एक बेहद खतरनाक और जिद्दी इंसान है। जब वह किसी मिशन को पूरा करने की ठान लेता है तो उसे अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें उस जगह का पता जरूर बता सकता हूँ जहाँ ये लोग बॉम्ब वेस्ट तैयार कर रहे हैं। लोकेशन मिलते ही चीफ बिना एक पल गंवाए बेस को इसकी सूचना देता है और पूरी टीम को तुरंत वहाँ रेड करने का आदेश दे देता है। इसके बाद सोल्जर्स बिना देर किए उस लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दरअसल वह जगह किसी छोटे से गांव जैसी थी। चारों तरफ एक जैसे घर बने हुए थे। ऐसे में सोल्जर्स के लिए यह पता लगाना आसान नहीं था कि आखिर किस घर के अंदर आतंकवादी बम तैयार कर रहे हैं। इसलिए वे एक एक करके हर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक घर के अंदर जैसे ही एक महिला की नजर सोल्जर पर पड़ती है, वह जोर से चीख उठती है। उसकी आवाज सुनते ही वहाँ मौजूद सभी बम बनाने वाले आतंकी अलर्ट हो जाते हैं और अगले ही पल पूरे इलाके में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सोल्जर्स हेलीकॉप्टर की मदद से भी आतंकियों के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी एक सन की आतंकी रॉकेट लॉन्चर उठाता है और सीधे सोल्जर्स पर फायर कर देता है। जवाब में एक सोल्जर उसके घर के अंदर ग्रेनेड फेंक देता है। कुछ ही सेकंड बाद
जोरदार धमाका होता है, लेकिन अंदर मौजूद आतंकी मरा या नहीं इसका किसी को अंदाजा नहीं था। यही पता लगाने के लिए सोल्जर्स धीरे धीरे उस घर के अंदर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के अंदर एक आतंकी अभी भी जिंदा था। वह रॉकेट लॉन्चर लेकर छिपा बैठा था और बस उनके अंदर आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि सोल्जर को भी खतरे का अंदाजा हो चुका था। जैसे ही वह कमरे के अंदर घुसता है, दोनों एक साथ ट्रिगर दबा देते हैं। सोल्जर की गोली सीधे आतंकी को जाकर लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन किस्मत से उसके लॉन्चर से मिसाइल फायर ही नहीं होती और बड़ा धमाका होने से बच जाता है। इसके बाद सोल्जर्स को वहाँ बड़ी संख्या में सिरेमिक शील्ड वाले बॉम्ब वेस्ट मिल जाते हैं। उन्हें देखते ही डेव तुरंत कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इन सभी वेस्ट को यहाँ से हटाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। इसके बाद वह अपनी टीम को पूरे इलाके की तलाशी लेने का आदेश देता है। जो भी बॉम्ब वेस्ट मिले उन्हें तुरंत इकट्ठा करके सुरक्षित कर लिया जाए। इसी दौरान दूसरी तरफ सबल एक स्पीड बोट में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके साथ कई बच्चे भी मौजूद थे। वह उन्हें उनके टारगेट की लोकेशन बताता है और समझाता है कि बॉर्डर पार करते ही उन्हें यही बॉम्ब वेस्ट पहनकर मिशन को अंजाम देना है। इतना ही नहीं, वह उन्हें लगातार भड़काते हुए कहता है कि अगर तुम इस मिशन में सफल हुए तो अल्लाह तुम पर फख्र करेगा। इधर सोल्जर्स को लगने लगा था कि उन्होंने पूरा ऑपरेशन खत्म कर दिया है, लेकिन तभी बेस से एक नई सूचना मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम लोगों ने सिर्फ आधे आतंकियों को मारा है। असली टारगेट अभी भी जिंदा है और वह मेक्सिको की सुरंग के रास्ते अमेरिका की बॉर्डर में घुसने वाला है। अगर उन्हें रोकना है तो तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। ये सुनते ही डेव रॉर्क से कहता है कि हमें फौरन मेक्सिको जाना होगा। वहाँ पहुंचकर मेक्सिकन स्पेशल कमांडर से मदद मांगनी होगी, क्योंकि इस मिशन में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। इसके बाद डेव फैसला करता है कि स्क्वाड 1 यहीं रुककर इस इलाके को सुरक्षित करेगी, जबकि मैं अपनी स्क्वाड के साथ मेक्सिको बॉर्डर के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर स्क्वाड 2 बिना वक्त गंवाए मेक्सिकन बॉर्डर की ओर रवाना हो जाती है। सुबह होते होते वह मेक्सिकन बॉर्डर पर पहुंच जाती है। वहाँ मेक्सिकन चीफ कमांडर खुद डेव का स्वागत करता है, लेकिन डेव के पास औपचारिक बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वह सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, सर हमारे पास समय बहुत कम है। हमारे सोर्स के मुताबिक आतंकी मिल्क फैक्ट्री के नीचे बनी सुरंग से बॉर्डर पार करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमें तुरंत वहाँ ले चलें। चीफ बिना देर किए जवाब देता है, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन पूरा ऑपरेशन हमें रडार के दायरे में रहकर ही करना होगा। और एक बात याद रखना, जिस सुरंग की तुम बात कर रहे हो वह कई रास्तों में बंटी हुई है। अगर वे एक बार अंदर घुस गए तो उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इतना कहकर सभी बिना एक पल गंवाए वहाँ से निकल पड़ते हैं। चीफ अपनी टीम के साथ डेव और उसके सोल्जर्स को एक ट्रक में बैठाकर सीधे उस लोकेशन की तरफ ले जाता है जहाँ से आतंकियों के बॉर्डर पार करने की आशंका थी। दूसरी तरफ सबल भी अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी में था। तभी एक डीलर उसे सुरंग का पूरा नक्शा समझाते हुए कहता है, मेरी टीम तुम्हें टनल तक सुरक्षित पहुंचा देगी, उसके बाद आगे का काम तुम्हें खुद संभालना होगा। इधर सोल्जर्स भी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके थे। मौका मिलते ही वे जबरदस्त एंट्री लेते हैं और चारों तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। बाहर मौजूद आतंकवादी संभल भी नहीं पाते और एक एक करके ढेर होने लगते हैं। इसी बीच अंदर मौजूद सबल तक हमले की खबर पहुंच जाती है, लेकिन वह पहले से ही इस पल के लिए तैयार था। उसने एक मासूम लड़की को बॉम्ब वेस्ट पहनाकर कमरे के अंदर खड़ा कर रखा था, ताकि जैसे ही सोल्जर्स अंदर आए वह बम एक्टिव कर दे और एक ही धमाके में सब कुछ खत्म हो जाए। उधर सोल्जर्स लगातार दुश्मनों को खत्म करते हुए इमारत के अंदर बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर में वे उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां वह लड़की उनका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सोल्जर्स समझ जाते हैं कि यह एक खतरनाक जाल है। वे तुरंत पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल इतना भयानक धमाका होता है कि पूरा इलाका हिल उठता है। देखते ही देखते वहाँ मौजूद 9 सोल्जर्स एक ही पल में शहीद हो जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी बाकी सोल्जर्स हिम्मत नहीं हारते। वे तुरंत बचे हुए आतंकियों की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचते ही एक आतंकी छिपकर ऊपर से उनके बीच ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड को अपनी तरफ गिरता देख रॉर्क बिना एक सेकंड गंवाए उसके ऊपर छलांग लगा देता है, ताकि धमाके का असर बाकी साथियों तक न पहुंचे। अगले ही पल जोरदार विस्फोट होता है और रॉर्क अपने साथियों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। अपने सबसे भरोसेमंद साथी को इस तरह खोते देख पूरी टीम अंदर तक टूट जाती है। वहीं डेव अपने बचपन के दोस्त का बलिदान देखकर गुस्से से आग बबूला हो उठता है। वह एक एक करके सामने आने वाले हर आतंकी को खत्म करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी सबल की कई गोलियां डेव को जाकर लगती हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद डेव पीछे हटने का नाम नहीं लेता और लगातार जवाबी फायर करता रहता है। उधर सबल अपनी मैगजीन बदलकर आखिरी वार करने के लिए डेव की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर सही समय पर पहुंच जाता है और एक सटीक गोली से सबल का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देता है। इसके बाद वह तुरंत डेव के पास पहुंचकर कहता है, सर सुरंग अब पूरी तरह सुरक्षित है, ऑपरेशन सफल रहा, हम जीत गए। इसके बाद कहानी सीधे रॉर्क के अंतिम संस्कार पर पहुंचती है। वहाँ सभी नेवी सील सोल्जर्स पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने बहादुर साथी को आखिरी विदाई देते हैं। वहीं हम डेव को भी देखते हैं। वह इस मिशन में जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इस ऑपरेशन में वह अपने दोनों पैर खो चुका था और सबसे बड़ा दर्द यह था कि उसका बचपन का सबसे करीबी दोस्त, जो हर मुश्किल में उसके
साथ खड़ा रहा, आज हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। ये सदमा डेव के लिए किसी जंग से कम नहीं था। अंतिम संस्कार के दौरान कर्नल शहीद सोल्जर की पत्नी को पूरे सम्मान के साथ उसके पति की मिलिट्री यूनिफॉर्म सौंपता है और इसी भावुक पल के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।